रेकरेंस रिलेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर 2 से 3 से 4 चीज़ें देखी थी, जिसमें सबसे पहले तो हमारी रेकरेंस रिलेशन की डेफिनेशन थी कि रेकरेंस रिलेशन होता क्या है, ठीक है? रेकरेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि अपने से पिछली टर्म्स को यूज़ करके नई टर्म जनरेट की जाती है जिसके अंदर। यानी कि आपका जो डिपेंड कर रहा होता है नेक्स्ट वैल्यूज़ जो है वो प्रीवियस वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही होती है। ऐसे रिलेशन को कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। इसकी सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल जो हमने लास्ट टाइम डिटेल में की थी वो है रैबिट्स वाली, ठीक है? और उसके ज़रिए हम फिबोनाची सीरीज़ किस तरह जनरेट करते हैं कि हमारे पास 2 माह का होने तक रैबिट्स जो है वो आगे बर्थ नहीं दे सकते। तो इस केस के अंदर हमारे पास एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद कितने रैबिट्स पेयर्स बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमने किया था टावर ऑफ इनाई, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम टोटल नंबर ऑफ मूव्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आता है कि 2 इंटू एच एन माइनस वन प्लस वन, यानी कि प्रीवियस जो आपके फॉर एग्जांपल अगर 3 आपके पास हैं रिंग्स, तो उनके लिए आपकी कितने मूव्स लग रहे हैं उस लिहाज से उससे डबल और उसके अंदर एक ऐड करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ मूव्स मिल जाएँगे हमें। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमें 1 मूव करना पड़ता है 1 के लिए, 2 मूव करने के लिए हमें 3 मूव्स करने पड़ेंगे, इसी तरह 3 करने के लिए हमें 7 मूव्स करने पड़ेंगे, 4 करने के लिए हमें 9 मूव्स करने पड़ेंगे और इस तरह हमारे मूव्स बढ़ते जाएँगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रीवियस वैल्यूज़ को उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 64 डिस्क्स हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 टू द पावर 64 माइनस 1 वैल्यूज़ जो है आएँगी। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो थी हमारे पास कि डायनामिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को छोटे-छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं कि उसके अंदर आपके पास ओवरलैपिंग भी वैल्यूज़ आ जाती हैं कि एक सब प्रॉब्लम जो है वो 2-3 केसेस के अंदर आपका यूज़ हो रहा होता है। तो उनके रिजल्ट्स को फिर हम जब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाता है। ये जो हमारे पास जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है? तो ये हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स या जितने भी आपके डायनामिक एल्गोरिदम्स होते हैं, वो सारे इसी बेस पे काम कर रहे होते हैं कि आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है या आपका जो प्रॉब्लम है, उसको आपने छोटे-छोटे हिस्सों में इस तरह डिवाइड करना है कि उसके अंदर कहीं न कहीं ओवरलैपिंग आ जाए। या आपका जो ओवरऑल कंप्लीट टास्क है, उसको आप छोटे-छोटे मज़ीद टास्क के अंदर डिवाइड कर देंगे और इस तरह से डिवाइड करेंगे कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हों या एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा टास्क भी कर रहे हो या फिर आप 3-4 टास्क इकट्ठे कर रहे हो या एक टास्क को आप 2-3 जगह पे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी डायनामिक टेक्नीक है कि आप अपना जो मेन प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर दें छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर और फिर छोटे प्रॉब्लम्स का जब आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन लेंगे, तो एट द एंड क्या होगा कि आपके पास बड़े प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है कि जो आपका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, उसको हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है, वो है कि हम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है वो पिछली तमाम टर्म्स का एक किस्म का सम होता है या उस पे पिछली टर्म्स पे कोई ऑपरेशन करेंगे तो एट द एंड हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर चेन को पीछे की तरफ चलाएं, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर टावर ऑफ हिनाई पे ये काम किया था कि हमने 4 से स्टार्ट किया था, फिर 3, फिर 2, फिर 1 लास्ट तक गए थे। इसी तरह अगर हम चलाएँ तो हम तमाम टर्म्स को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो उसको लिखने का क्या तरीकाकार होता है कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो है एएन, तो वो पिछली तमाम टर्म्स का मजमू है। जैसे कि एएन माइनस 1 प्लस एएन माइनस 2 प्लस एएन माइनस 3 इस तरह ए एएन माइनस एन या एएन माइनस के जिस टर्म तक भी आपने जाना है, वहाँ तक जा सकते हैं। तो इनके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी या यहाँ पे आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन आ जाएगी, वो एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं लीनियर होमोजेनियस रेकरेंसिलिएशन ऑफ डिग्री के कि आपके पास आपने एन से स्टार्ट होके के तक जाना है। तो ये आपके पास के अंदर
आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि हमने दो टर्म्स ले लेनी है। एक को हमने क्या लेना है, अल्फा 1, और एक को कह देना है अल्फा 2। ठीक है, यानी कि जो भी आपने टर्म लेनी है उसके अलावा बाकी जो भी टर्म है उनको हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 ले लेनी है। अल्फा 1 बेसिकली आपकी क्या है कि प्रीवियस टर्म है, और अल्फा 2 जो है वो उससे भी प्रीवियस टर्म है। तो ये दोनों टर्म हमने जब ले लेनी है तो आपने क्या करना है कि उसके साथ फिर डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो आपने अटैच करते जाना है। ये वेरिएबल्स क्या है, ये उनके रूट्स हैं। और रूट्स आपने किस तरह कैलकुलेट करने हैं, इसका हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो इससे मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू ए एन माइनस टू। इनकी स्टार्टिंग वैल्यूज क्या है, ए जीरो आपके पास 2 आ रहा है, ए वन आपके पास 7 आ रहा है। अब आपने करना क्या है कि तमाम टर्म्स को एक साइड पे लेकर जाना है एक इक्वेशन की शक्ल में। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको किस तरह से हम एक साइड पे लेके जाएंगे। जैसा कि हमारे पास ये है, यहाँ पे ये एनोटेशन आई थिंक नहीं करवा रहा। स्क्रीन आपके साथ शेयर है, आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर है, तो यहाँ पे एनोटेशन क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे एनोटेशन होनी चाहिए। ये आई थिंक कोई इसका सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, उनके अंदर आई थिंक कोई इशू आया हुआ है। चले मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि हमारे पास आपका नहीं, अभी भी ऐसे ही है। चले इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। तो अब क्या है कि हमने ये जो ए एन माइनस वन वाली टर्म है और ए एन माइनस टू वाली टर्म है ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ए एन माइनस वन माइनस टू ए एन माइनस टू। तो इसको अगर हम आर की फॉर्मेट में लिखें तो ए एन वाली जो टर्म है वो स्क्वायर टर्म है। ठीक है, इसको अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे लिखें तो ए एन आपकी स्क्वायर वाली टर्म है, ए एन माइनस वन विदाउट स्क्वायर है, और जो आपकी लास्ट टर्म है ए एन माइनस टू ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह होगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू, यानी कि तीनों के कांस्टेंट हम आर के साथ लिख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास दो रूट्स निकलते हैं, एक आर इज इक्वल टू 2 निकल रहा है, एक हमारे पास आर इज इक्वल टू माइनस वन निकल रहा है। तो जब हमने इनको सॉल्व करना है, जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है कि एक साइड पे हमने पहला रूट ले लेना है और दूसरी साइड पे दूसरा रूट लेना है, और n की उसकी पावर में n ले लेना है। जैसा कि जब जीरो टर्म हमने लेनी है तो 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर सॉरी माइनस वन टू द पावर 0 अल्फा 2 के साथ हमने ले लेना है। अब हमारे पास पहली दो टर्म्स तो अवेलेबल हैं। ठीक है, ए जीरो हमारे पास क्या है 2 है, और ए वन हमारे पास 7 है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, और दूसरी में हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे ए वन टू अल्फा 1 प्लस माइनस अल्फा 2 आ गया हमारे पास। इनको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। अल्फा 1 हमारे पास 3 निकलेगा और अल्फा 2 हमारे पास माइनस वन निकलेगा। तो इसको अब हम उस टर्म के अंदर पुट करते जाएंगे और हमारी नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएंगी। तो इसका सीक्वेंस हमारे पास क्या निकलेगा, ए एन इज इक्वल टू 3 इंटू टू टू द पावर एन माइनस इंटू माइनस वन टू द पावर एन। तो ये हमारे पास एट द एंड हमारा सोल्यूशन आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो ये है हमारा रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करने का मेथड, ये भी इसकी एक एग्जांपल है, इसको भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, हो सकता है इसका क्वेश्चन पेपर में आ जाए। पिछले 5 साल पेपर्स में एक दफ़ा इसका क्वेश्चन आया हुआ है, वो ज़रा आप देख लीजिएगा।
उसके बाद इसको हम स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे किस्म के जो एल्गोरिदम है वो है डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर के अंदर क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को सेपरेट या यूनिक हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तकसीम कर देते हैं दो बराबर साइज के हिस्सों के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने मर्ज सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, मर्ज सॉर्ट आपने देखा होगा कि उसके अंदर हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमारे पास लास्ट एक एक वैल्यू नहीं आती, फिर उसके बाद हम उनको मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम। ऐसा एल्गोरिदम जिसके अंदर हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाते हैं इक्वल हिस्सों के अंदर, कि पहले 2 हिस्सों में आ जाएगा, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में, इस तरह बढ़ता जाएगा जब तक हमारे पास तमाम वैल्यूज़ कवर नहीं हो जाती, हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता उसको कवर करने के लिए। तो उसके बाद फिर हम उनको मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि हम हमारी शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। डिवाइड एंड कनकर का बेसिकली है क्या, कानून क्या है, जैसा कि हमारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो उन्होंने क्या किया था कि डिवाइड एंड कनकर, उन्होंने भी यही टेक्निक इस्तेमाल की थी कि वो हमारे जो माशरा है उसको डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और उस बेस पे फिर वो हुकूमत करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ यूज करते हैं। वो तो एक अलग सीन है, वो तो अभी यहाँ पे अभी भी पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन जब आप एल्गोरिदम की बात करते हैं तो आपके पास एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको आप बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम करते जाते हैं जब तक आप बॉटम पे नहीं पहुंच जाते। जब आप बॉटम पे पहुंच जाते हैं तो आपके पास उस मसले को सॉल्व करना आसान हो जाता है। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट के अंदर 10 एलिमेंट्स या 20 एलिमेंट्स की अरे है, ठीक है। उसको आपने अब डिवाइड करना है तो 2 10-10 की अरेज बन जाएँगी, फिर 2 5-5 की बन जाएँगी, फिर आपकी 1 3 की, 1 2 की बन जाएगी, फिर आपकी लास्ट पे 1-1 एलिमेंट्स की अरेज बन जाएँगी। अब उनको क्या करेंगे, आप मर्ज करते जाएँगे, आपस में कंपेयर करते जाएँगे, जो एलिमेंट बड़ा होगा वो बाद में आ जाएगा, जो छोटा होगा वो पहले आ जाएगा। फिर उसको जब मर्ज करेंगे तो एट द एंड आपके पास एक सॉर्टेड अरे आ जाती है। डिवाइड एंड कनकर का रेकरेंस रिलेशन के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास जो है प्रीवियस टर्म्स काफ़ी हद तक शामिल होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप एक प्रॉब्लम को जब सब प्रॉब्लम में करते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सब प्रॉब्लम बनना होता है, वो दरमियान वाला जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 2 3 है एक किस्म का, या 1 2 3 4 है। आप पहले क्या करते हैं, 1 2 अलग कर लेते हैं, 3 4 अलग कर देते हैं। अब आपके पास 2 प्रॉब्लम्स आ गए, 1 2 और 3 4। अब इसको मज़ीद आपने जब डिवाइड करना है तो वो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट हमारा क्या है। तो इसके अंदर हमें स्टोर करना पड़ता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसके अंदर भी आपके पास प्रीवियस टर्म्स का ताल्लुक होता है, इस वजह से आप इसे रेकरेंस रिलेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। तो इसकी जो आपके पास रेकरेंस रिलेशन की डेफिनेशन है, उसके मुताबिक डिवाइड एंड कनकर रेकरेंस रिलेशन जो आपका बनता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी प्लस जी ऑफ एन। तो ये जो एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी है, ये आपका प्रीवियस टर्म निकालेगा। एन डिवाइडेड बाई बी के जरिए आपकी प्रीवियस कोई वैल्यू आ जाएगी कि आपने किस टाइम पे डिवाइड किया है। एग्जाम्पल इसकी है, सबसे पहले आपकी बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च में आप क्या करते हैं कि आप वैल्यू सर्च करने के लिए अपना जो आपकी पूरी अरे होती है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अगर उसको वो उससे छोटा है तो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, बड़ा है तो राइट साइड पे चला जाता है। फिर इसी तरह मज़ीद डिवाइड करते-करते आपके पास एट द एंड आपका आंसर रह जाता है। इसी तरह दूसरा है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ सीक्वेंस, अगर आपने निकालना है, कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसके अंदर भी आप क्या करते हैं कि आप अपने जो आपकी सीक्वेंस है, उसको डिफरेंट हिस्सों में तक़सीम करते जाते हैं। तो एट द एंड आप एक वैल्यू ले लेते हैं, स्टार्ट में आप एक वैल्यू लेते थे जो मिनिमम और मैक्सिमम है, फिर आप उसको कंपेयर करते जाते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रहा है। तो उसमें से फिर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ में से आप निकाल लेते हैं, जब आपके पास अरे सबसे छोटी रह जाती है,
तो एट द एंड आपके पास दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज होती हैं। तो इसको 2 इंटू एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन प्लस 2 जो है, इसके अंदर हमारे पास जो एन हमेशा इवन होना चाहिए वैल्यूज निकालने के लिए। मर्ज सॉर्ट मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसके अंदर क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद एक आपके पास इसकी एग्जांपल है फास्ट मल्टीप्लिकेशन, कि आपके पास काफ़ी सारी टर्म्स हैं, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? कि आपके पास डिवीजन है, फॉर एग्जांपल 20 डिजिट नंबर की 20 डिजिट नंबर के साथ आपकी मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो आप क्या करते हैं कि आप हर एक डिजिट सेपरेट करके उसको डील करते हैं, बजाय इसके कि आप पूरा नंबर इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लें। तो आप हर एक डिजिट अलग डील कर लेते हैं और उसके लिए एक आप फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, या उसके लिए एक एल्गोरिदम बना दिया गया है जिसको आप यूज़ करते हैं उन 20 डिजिट टर्म्स जो आपकी हैं या 20 डिजिट के नंबर जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। इसी तरह अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आप देखते हैं तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन जो है वो बजाते खुद एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है। उसमें भी हमने अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसको भी हम डिवाइड अगर हिस्सों में कर लें, ठीक है, छोटी छोटी मैट्रिसेस के अंदर डिवाइड कर लें, तो उस केस के अंदर वो भी आसान हो जाता है। सर जी जी। सर जी क्या सब टॉपिक्स में से आना है? मतलब ये तो काफी ज्यादा लेंथ ही नहीं है? ये लेंथ ही है लेकिन इसकी डेफिनेशंस आपको इन चीज़ों की पता होनी चाहिए। जैसा कि डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मर्ज सॉर्ट का आपको पता होना चाहिए, बाइनरी सॉर्ट का आपको पता होना ये हमने चाहिए, शार्ट ठीक है? ये ये थोड़े हम लोगों ने इम्पोर्टेंट है शार्ट क्यों नहीं करना? शॉर्ट शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है? तो शॉर्ट में ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? उसके बाद आपके पास चलिए इसके बाद कुछ ये आपके पास एक क्लोजेस्ट पेयर प्रॉब्लम है, इसकी भी डेफिनेशन आप थोड़ी बहुत कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या होता है क्लोजेस्ट पेयर के अंदर कि आपके पास मुख्तलिफ नंबर होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पेयर्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, उनके दरमियान एक थोड़ी बहुत डाइवर्जन होती है। तो इसके अंदर अब क्या है कि आपने स्टेप वाइज देखते जाना है कि आपके पास जो पेयर्स हैं उनमें डाइवर्जन कहाँ पे मिनिमम है। तो जहां पे आपकी डाइवर्जन मिनिमम होगी वो आपका क्लोजेस्ट पेयर होगा। ये बेसिकली डेफिनेशंस ही आपने करनी है, इसको कोई ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पेपर में इसमें से कम ही आता है। उसके बाद एक आपका जनरेटिंग फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन कर लें कि जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, ठीक है। ये आपका फॉर एग्जांपल जनरेटिंग फंक्शन ऐसा होता है कि आपके पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपने एक समेशन की फॉर्म में एक छोटी फॉर्म के अंदर अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा। कि आप उसको एक सीरीज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट पावर्स हो, 0 से लेकर n तक आपके पास पावर्स आ रही हैं, तो उसको आप इस फॉर्मेट में बना लेंगे तो वो आपका जनरेटिंग फंक्शन होगा। क्योंकि उसमें आपने करना क्या होता है, उसमें आपने एक टर्म निकालनी होती है कि जो कि जनरल होती है, और उसी जनरल टर्म को आपने जब बाकी तमाम वैल्यूज को इकट्ठा करना है तो वो आपकी एक समेशन की फॉर्म बन जाएगी। जैसा कि ये आपके पास है, एक समेशन के लिए बनी हुई है a0 से लेकर ak तक x टू द पावर k। अगर इन सब को आपने रिप्रेजेंट करना है तो ये आपके पास a के x टू द पावर k 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन्फिनिटी तक जा रहा है मतलब ये आपने पूरी एक सीरीज रिप्रेजेंट की हुई है जिसके अंदर a जो है वो a के आपकी कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उस सीरीज के अंदर जो कि मल्टीप्लाई हो रही है किसी वेरिएबल वैल्यू के साथ। ये आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 1 1 1 1, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव। अब इसमें हो क्या रहा है कि सिंपली आपके ये जो वैल्यूज हैं, जो सीक्वेंस के नंबर्स हैं,
ये सारे आपके एज ए कांस्टेंट आ रहे हैं या कोफिशिएंट आ रहे हैं, और साथ आपकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर इंक्रीज होती जा रही है, जिसको अगर समेशन की फॉर्म में आप लिखें तो समेशन ऑफ एक्स सॉरी एन या के लिख दें, के इज इक्वल टू 0 अप टू के इज इक्वल अप टू 5, ऊपर की तरफ 5 आपने लिखना है, और आगे आपकी टर्म क्या बनेगी, के इंटू सॉरी ए के में आपकी ये सारे 1 1 आ जाएंगे, A0 भी 1 है, A1 भी 1 है, A2 भी 1 है, A3 भी 1 है, A4 भी 1 है, A5 भी 1 है। ठीक है, तो ये इसको हम कह देंगे कि ये आपका ए के है, और साथ मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स टू द पावर के आपकी वैल्यूज क्या है, 0 से लेकर 5 तक जा रही हैं। उसके बाद हमारे पास ये पावर सीरीज आ गई, काउंटिंग कंसिडर्ड होगी, ठीक है, इसको भी फिलहाल छोड़ दें। इसमें फिर लास्ट में हमारे पास एक, ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, कि आपने फॉर एग्जांपल उसको बाइनोमियल थ्योरम को एक्सटेंड करना है, जब सिंपली वही है जो हमने पहले भी किया था कि 1 प्लस एन टू द पावर के अगर आपने निकालना है तो किस तरह आएगा, तो ये वही चीज है, उसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया है। ये दरमियान में आपका कम्बिनेशन है यू और के का, और लास्ट पे आपकी एक्स टू द पावर के आ रही है। ये तो हमने बड़ी डिटेल में किया था, इसका आपको आइडिया होगा। E1 E2, ये आपके पास कुछ यूजफुल जनरेटिंग फंक्शंस हैं। ये सबसे पहला आपका बाइनोमियल थ्योरम का है, ठीक है, और उसके बाद ये भी कम्बिनेशन, ये भी उसी की एक फॉर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन की, जब आपके पास एक्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल्स और ये ऐड होता जाता है। ये लॉगरिथम का है, ये बेसिकली करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा देख लीजिएगा इसको। उसके बाद रेफरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। इसमें ना फिर लास्ट में हमारे पास ये एक चीज़ है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन ही आती है ज़्यादातर। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी आपके पास दो वैल्यूज पे काम हो रहा होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा है कि 30 औरतें हैं, और या उस केस में तो नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, जी रखते हैं इंशाल्लाह। चलिए, अब इसके अंदर क्या होता है, ये अब हमारे पास एक एग्जांपल भी आ गया है कि इसके एग्जांपल कुछ इस तरह है कि स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस या मैथ के अंदर मास्टर कर सकते हैं, या बोथ के दोनों के अंदर कर सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट जो रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि मैथ रख रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कंप्यूटर रख रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों रख रहे होंगे। तो इसके अंदर हमने ये चीज़ निकालनी है कि कौन से स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ मैथ रख रहे हैं, और कौन से स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर रख रहे हैं, और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कि दोनों रख रहे हैं, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो अब जब हमने उनका कंप्लीट एट द एंड नंबरिंग निकालनी है, तो अब हमें दोनों साइडों पे स्टूडेंट्स मिलेंगे, यानी कि हमें ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे जो कि मैथ रख रहे हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो कंप्यूटर रख रहे हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो दोनों रख रहे हैं। तो अगर हम अलग-अलग काउंट करें कि जिन्होंने कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उसके अंदर वो भी आ जाएँगे जो जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट रखे हुए हैं। इसी तरह जब हम मैथ की तादाद निकालेंगे, तो हमारे पास ऐसे तमाम स्टूडेंट्स आ जाएँगे जिन्होंने क मैथ भी रखा हुआ है और कंप्यूटर भी रखा हुआ है। तब उसमें से हमने निकालने कौन से हैं कि जिन्होंने दोनों रखे हुए हैं, ठीक है? यानी कि एक दफ़ा तो आ गए, उसके अंदर काउंट हो गए, लेकिन एक दफ़ा हमने उसको उसमें से निकाल देना है। जैसा कि हम अगर काउंटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 25 स्टूडेंट हैं जो कि टोटल कंप्यूटर के निकले हैं, और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टोटल मैथ के निकले हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने दोनों रखे हुए हैं, तो अब जो वो तादाद है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, वो हमने माइनस कर देनी है। फॉर एग्जांपल 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। एग्जांपल देखें,
25 स्टूडेंट ने मैथ रखी हुई है, 13 स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर रखी हुई है और 8 जो है उन्होंने कंप्यूटर और मैथ दोनों रखी हुई है। तो अब ए हमारे पास क्या है, कंप्यूटर रखने वाले, सॉरी मैथ रखने वाले, बी हमारे पास मैथ रखने वाले और ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, जिनके दोनों सब्जेक्ट कॉमन है। तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे, कंप्यूटर वाले प्लस मैथ वाले, माइनस माइनस उसमें से हम कर देंगे कि जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। तो ये उसका जी, जिनको वेन डायग्राम। कॉमन वालों को कॉमन वालों को माइनस करना है, क्योंकि अगर हम हाँ जी, माइनस तो नहीं ये करेंगे तो वो स्टूडेंट 2 दफा काउंट हो जाएंगे, यानी कि वही तो इनको स्टूडेंट ये कंप्यूटर में भी काउंट हो रहा है और वही स्टूडेंट मैथ में भी काउंट हो रहा है। तो एक दफा हमने उसमें से माइनस इसको कर देना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो हम ये मेथड ये करते हैं तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन है मतलब कि अच्छा, जो आपके पास इंक्लूड कौन से करने हैं और एक्सक्लूड कौन से करने हैं, यानी कि जो आपके पास आ रहे हैं अलग अलग, उनको हमने इंक्लूड करना है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन आ रहे हैं उनको हमने एक दफा इंक्लूड करना है, 2 दफा इंक्लूड नहीं करना। नहीं, काउंटिंग जो हम कर रहे हैं वो सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि जो मैथ रखने वाले स्टूडेंट हैं उसमें वो तमाम स्टूडेंट काउंट हो रहे हैं जो जिन्होंने मैथ रखी हुई है, मैथ का सब्जेक्ट रखा हुआ है। और कंप्यूटर में हम वो काउंट कर रहे हैं जिन्होंने कंप्यूटर रखा हुआ है। अब इसमें मैथ वाले में भी वो स्टूडेंट कॉमन वाले काउंट हो गए और कंप्यूटर वाले में भी कॉमन वाले काउंट हो गए हैं। अब 2 दफा काउंट होने की वजह से हमने एक दफा उनको यहां से एक्सक्लूड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ले सकते हैं, तो वो हम माइनस कर देंगे। जैसे तो एक दफा वो काउंट हो जाएंगे, दूसरी दफा वो रिमूव हो जाएंगे उसमें से। माइनस ये है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि अगर जी, हमारे सर समझ पास, आ गई। ठीक है, कोई कॉमन वैल्यूज आ रही हैं तो उनको हमने एक्सक्लूड कर देना है और जो कॉमन नहीं है वो जी, सर हमने सब इंक्लूड करना है, ठीक है। ये जी, आपको सर। काफी जगह पे काम आएगा जहाँ पे आपके पास काफी चीजें जो है कॉमन आ रही होंगी। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, कि अगर हमने फॉर एग्जांपल काफी एलिमेंट्स हैं, सॉरी हमारे पास 2 सेट्स हैं या 2 हमारे पास ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में से हमने जब रिजल्टेंट लेने हैं तो हमने क्या करना है, जो उनमें कॉमन है उनको वहां से माइनस कर देना है। इसकी डेफिनेशन के लिए ये इक्वेशन ही काफी है। ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी, जब ये डबल लाइन होती है इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद क्या होगी, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस कॉमन एलिमेंट्स जो कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ से आते हैं। कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन भी माइंड में रखिएगा, ये भी हो सकता है पूछी जाए। कार्डिनैलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेट्स हो तो उसके अंदर क्या होगा, तो हर एक के लिए आपने क्या करना है कि सिंपली आपने जो है तमाम एलिमेंट्स की कार्डिनैलिटी को ऐड करना है, ठीक है। समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n ए ऑफ आई, ए ऑफ आई के अंदर आपके पास क्या है, तमाम की कार्डिनैलिटीज ऐड हो जाएंगी और माइनस क्या करना है कि इन तमाम सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे आपने रिमूव कर देने हैं। 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी, 4 के अंदर भी, इस तरह आपने n तक इसको लेके जाना है, तब आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ये आपके पास उन्होंने इसको ओपन करके शो करवाया हुआ है कि किस तरह होगा अगर आपके पास 4 सेट हो। तो उसके लिए आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस तरह होगा, ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी प्लस सॉरी ए वन की कार्डिनैलिटी, ए2, ए3, ए4, ये तो हमने ऐड करने हैं कि ए1 से लेकर ए4 तक हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हमने निकालने हैं कि तमाम सेट्स के अंदर कॉमन कौन से हैं। दूसरी लाइन अगर आप देखें तो आपने 2 के दरमियान जितने भी कॉमन आ रहे हैं वो सारे निकाल लेने हैं, वो इसमें से माइनस कर देने हैं। अब तीसरा केस भी इसके अंदर आ जाता है जब आपके पास मल्टीपल सेट हो। अब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं,
वो क्या है कि अब वही सेट जो वही एलिमेंट्स जो हैं वो A1 A2 में भी कॉमन है, वही A1 और A3 में भी कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स फिर हमने दोबारा ऐड भी करने हैं, वरना वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इसमें से, कि एक दफा वो A1 इंटरसेक्शन A2 से खत्म हो रहे हैं, एक दफा A1 इंटरसेक्शन A3 से खत्म हो रहा है, तो आपकी वो आंसर माइनस में जा सकता है। तो उसको कवर अप करने के लिए हमने ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि 3 या 4 के अंदर कॉमन हो, यानी कि तीनों के अंदर कॉमन हो सकते हैं या चारों के अंदर कॉमन हो सकते हैं, वो दोबारा हमने उसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसकी छोटी सी मैं एक एग्जांपल दे दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इस चीज की, कि हमारे पास A1 के अंदर जो है ना, A1 A2 A3 A4 के अंदर आपके पास आ जाता है 5 कॉमन आ जाता है। चारों सेट्स के अंदर अगर आपके पास 5 कॉमन आ जाता है, तो अब A1 इंटरसेक्शन A2 से भी ये एक माइनस हो जाएगा, A1 इंटरसेक्शन A3 में से भी कॉमन खत्म